Hello and welcome back to the another episode of the ownership review, and we have the Yamaha R15 version 4 2022 with us. आज हम बात करेंगे ओनर से कि उन्होंने क्यों ये बाइक सिलेक्ट करी, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स थे. So stay tuned and do not forget to like, subscribe and share our channel for the further videos. So let's start the ownership review. So let me call the proud owner of this beautiful motorcycle, Inosh. So hi Inosh, how are you? I'm good, how are you? I'm good buddy. So Inosh, बहुत सुंदर ये मोटरसाइकिल लग रही है. Thank you. तो जब आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ कर रहे थे, क्या प्लान थे आपके, क्या प्राइस रेंज रही थी आपकी जिसमें आपने ये मोटरसाइकिल देखी, तो ओवरऑल आप इसके बारे में बताइए. ऐसा कोई फेवरेट नहीं था. मैं दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक. इससे पहले मैं बाइकिंग नहीं करता था, तो उस टाइम पे मैं ढूंढ रहा था बाइक कोई अच्छी सी. और मेरा हमेशा से था कि मेरे को स्पोर्ट्स सेगमेंट बहुत फैसिनेटिंग लगता है, तो मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं तो स्पोर्ट्स सेगमेंट से ही करते हैं. जैसे कि मैंने आपसे भी पूछा था कि कौन सी बाइक मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगी, जो मेरा प्राइस रेंज है उसके अंडर. तो आपने बहुत सारी सजेशन दी थी, तो उनमें से मेरे को सबसे अच्छी पावर वाइज एंड स्पेक्स वाइज, लुक वाइज, तो मेरे को सबसे अच्छी R15 लगी. तो इसलिए मैंने इस बाइक को लेने का सोचा था. राइट. ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा मैट में है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये. तो इनोश भाई, आपने बाइक को टोटल कितने किलोमीटर अभी तक चलाया है? अभी तक मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 चला चुका हूँ. इन सिटीज़ एंड हाईवेज़ मिला के 10,000 तक चल चुकी है. तो कोई लंबी राइड आपने अभी तक करी है सिटीज़ के अलावा? बाकी बेसिकली तो मेरा रेगुलर यूज़ है, एवरीडे निकलती है, एवरीडे मैं इसको चलाता हूँ ऑफिस वगैरह जाने के लिए. लॉन्ग राइड्स अभी तक मैंने आई थिंक 2-3 बारी मैं चंडीगढ़ जा चुका हूँ काम की वजह से, तो मैंने इसको वहीं यूज़ किया है. तो चंडीगढ़ यहाँ से जब आप गए तो आपने सिंगल स्ट्रेच में चंडीगढ़ करा, या फिर क्योंकि एग्रेसिव पोस्चर है तो आपने कोई पॉज वगैरह लिया हो? जो मेरे पॉज थे वो ज़्यादा पॉज नहीं थे, ठीक है. मैंने बस पानी वानी पीने के लिए या फिर अगर कुछ खाना हो तो उसके लिए पॉज लिए. बाकी थकावट वगैरह की वजह से तो मैंने इसमें स्ट्रेस की वजह से इसमें से कोई पॉज नहीं लिया था मैंने. राइट. ये मैंने काफ़ी सारे R15 के ओनर से सुना है कि मतलब इतना ज़्यादा भी अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो, जैसे एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर है इसका ऑल्दो कंसिडरिंग दैट, लेकिन उतना ज़्यादा बंदा इस पर स्ट्रेस आउट फील नहीं करता जितना मेरे हिसाब से KTM में करता है, क्योंकि उसका ज़्यादा थोड़ा इंक्लाइंड है फॉरवर्ड को. तो इस वजह से उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. सो जैसे कि आपने बताया कि आप डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो सिटी में कैसा है? क्योंकि सिटी में ट्रैफिक होता है, आपको रेगुलरली ब्रेकिंग वगैरह पाम पे तो जोर आता ही आता है, तो उस पर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? मेरे हिसाब से तो सिटी राइड रेगुलर बेस पे मेरे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ही इजी मैन्यूवरिंग है इसकी. ऐसा नहीं है कि रेडियस, टर्निंग रेडियस ज़्यादा या फिर मोड़ने में बहुत हैवी लगती है, बहुत लाइट वेटेड है. राइट. तो सिटी राइड में इजी है बहुत आराम से, ज़्यादा हीटअप भी नहीं करती इंजन, क्योंकि 155 cc का ही है. ठीक है. एंड हैंड्स पे या फिर बैक पे, शोल्डर पे आपके इतना प्रेशर नहीं पड़ता है अनलेस अनटिल आप उसको पोस्चर पे अगर आप चला रहे हो, अगर आप राइट टक इन करके अगर आप थोड़ा चलाओगे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी बाइक से ऑफ कोर्स आप सारा प्रेशर अपने हैंड्स पे दोगे तो आपका पूरा बॉडी पेन करेगा. करेक्ट. इसलिए हल्का सा आप राइडिंग पोस्चर हाई से ग्रिप करके अगर चलाएंगे इसको सिटीज़ में भी, तो इतना आपको बॉडी पे कुछ फील नहीं होता है. राइट. सो 10,000 किलोमीटर आपने चला लिया है, तो क्या सर्विस अभी तक, कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी? अभी तक इसकी मैंने 3 सर्विसेज करवा ली है. 4th मेरी ड्यू है, मैं उसको जल्दी उस पर ले जाऊँगा. ओके. ठीक है. 3 सर्विस मैंने करवा ली है, और इसमें ऐसा कुछ मेजर इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है. ब्रेक पैड्स में या फिर चेन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है अभी ज़्यादा. सर्विस में आता है इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, कूलेंट चेक करते हैं, अगर उसमें टॉपअप ज़रूरत है वो टॉपअप कर देते हैं. ओके. सो सर्विस कॉस्ट वगैरह आपकी क्या रही है? सर्विस कॉस्ट मेरी अभी तक 2,000 से अंडर ही रहती है. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे उससे आगे गई हो. ऑलराइट. सो इंजन ऑयल वगैरह किस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक कंपनी या फिर यामाहा वालों से ही आप डलवाते हैं? नहीं, इंजन ऑयल और ल्यूब्रिकेशन वगैरह मैं सारा मॉड्यूल का यूज़ करता हूँ. ओके. क्योंकि मेरे लिए वो प्रेफरेबल है. मैंने जब सर्च वर्च किया तो वो मेरे हिसाब से इस बाइक के लिए बहुत परफेक्ट है. करेक्ट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जब जैसे आप लॉन्ग टूर पे गए हैं, सारी चीज़ें करिए, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बाइक का कैसा रहा है? ड्यूल चैनल ABS में आता है? राइट. करेक्ट. ड्यूल चैनल ABS में, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है? ब्रेकिंग इसकी अगर मैं बात करूँ, सिटी राइड, हाईवे राइड, एक्सट्रीम फास्ट राइड या फिर स्लो में बहुत परफेक्ट है. आगे की इसकी जो ब्रेक्स हैं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपको जैसे पता ही है, क्योंकि इसमें जो है ब्रेम्बो का ब्रेकिंग पाइप यूज़ किया गया है. करेक्ट. ब्रेकिंग के लिए. पीछे की मैं कहूँगा कि हल्की सी उसकी जो रिस्पॉन्स है वो हल्का सा कम है,
कि अगर आप एग्रेसिवली उसको प्रेस करोगे वो इंस्टेंट स्टॉप नहीं देती है, ठीक है? रिस्पॉन्स थोड़ा सा हाँ, उसका हल्का सा लैग देके आता है। आगे का बहुत परफेक्ट है, और ऑफ कोर्स जैसे बाइकर्स राइड करते हैं वी यूज़ फ्रंट ब्रेक मोर, राइट। तो कंपनी ने उसी को देखते हुए भी, क्योंकि राइडिंग में हमेशा आप फ्रंट ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, इसलिए आगे की ब्रेक बहुत ही अच्छी सॉलिड है, वो एकदम एक्सट्रीम रिस्पॉन्स करती है। पीछे की हल्की सी सॉफ्ट है। अब उसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर पीछे की हार्ड ब्रेकिंग होती तो बाइक स्किड ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। और उसी के साथ हाँ। बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल का भी Traction फीचर control दिया भी हुआ है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता होगा, हाँ। आपकी स्किड नहीं होती होगी। तो जैसे फ्रंट ब्रेकिंग है, आपको वहाँ पे बाइब्रे के कैलिपर्स मिलते हैं, पीछे आपको निसिन के कैलिपर मिलते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से, मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। जहाँ मैं ब्रेक मारता हूँ, अगर मैंने एक दो बार होता है कि अगर हम राइड इमरजेंसी ब्रेक्स हमें लगानी पड़ती है, उसमें भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का, क्योंकि पीछे के हल्के से, जैसे मैंने बताया, रिस्पॉन्स, और मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्पॉन्स लैग है, बट हम उसको कह सकते हैं कि सॉफ्टर है रिस्पॉन्स, और आगे का बहुत ही परफेक्ट, जहाँ आप इसको रोकना चाहोगे वहीं रुक जाएगी, अनलेस अनटिल आपको उसको कंट्रोल करना नहीं आया, क्योंकि ब्रेकिंग भी हमें कंट्रोल करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, लाइक बाइक में आपका उतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप ब्रेकिंग भी कर रहे हो तो आप कंट्रोल में रहो, राइट। अगर लाइक हाई स्पीड में जो बंदे जैसे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हाई स्पीड में एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ मैं ये कहूँगा शो ऑफ के चक्कर में भी हो जाते हैं, बिकॉज वो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते। स्पीड आप देखते ही हो, उसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाइक कितने कंट्रोल में है आपके। तो सेम गोज विद द ब्रेक्स एज वेल, आपको ब्रेक पे उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हर बंदे को अपने बाइक की ब्रेकिंग पता होती है बेसिकली, कि वो कहाँ पे जाके स्टॉप होती है, कितना वो ले सकती है अपने ऊपर लोड बेसिकली, राइट। सो अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में इसका USD फोक्स दिया गया है और रेयर में मोनोशॉक दिया गया है। सस्पेंशन का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक बम्पी राइड्स पे, या फिर जैसे आप अगर गए भी हो कॉर्नरिंग वगैरह अगर आपने थोड़ी बहुत की होगी, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सस्पेंशन मेरे हिसाब से इसके काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप आगे हमें अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, एंड पीछे जो इसका मोनोशॉक है वो नॉन एडजस्टेबल है, विच इज़ आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि इतना तो, क्योंकि स्पोर्ट्स सेगमेंट है तो हमें इतना एडजस्ट, क्योंकि ट्रैक इस पे इतना तो मैं तो करता ही नहीं हूँ, ठीक है, तो नॉन एडजस्टेबल है, बट अच्छा है। कॉर्नर थोड़ा स्टिफर साइड पे इसका सस्पेंशन, तो उसमें ये चीज़ होती है जब मैं कॉर्नरिंग पे हाई स्पीड हो गई या मिड स्पीड, इवन लो में भी, तो वो बहुत अच्छी ग्रिप बना के रखता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है तो ऑफ कोर्स बाइक के चांसेस है कि वो स्लिप कर जाए, अनकंट्रोल हो। क्योंकि इंडिया के रोड्स वैसे ही बम्पी रहते हैं, तो हल्का सा भी बम्प और सॉफ्टवेयर सस्पेंशन, तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो स्टिफर साइड में है तो अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छे हैं। करेक्ट। उसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि इसमें MRF की ग्रिपिंग्स दी गई है, हाँ करेक्ट। सो साथ ही इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो बाइक अपनी तरफ से भी जो है रुकने का जो इसका रिस्पॉन्स है, और ग्रिपिंग लेने का भी जो रोड पे रिस्पॉन्स है, वो भी काफ़ी अच्छा है इसका। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आप मैनुअली ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हो। तो अगर जैसे संडे राइड्स पे हम कभी भी हल्का सा ऑफ रोडिंग, ठीक है बाइक यही है तो चलते हैं, तो उसमें हम ऑफ करके चलाते हैं, तो एटलीस्ट करेक्ट ये है कि बाइक उस हिसाब से अपना ट्रैक्शन खुद एडजस्ट कर लेती है। तो टायर का आपको कभी ऐसा लगा कि टायर जो है ये कोई और होता तो थोड़ा बेटर हो सकता था? MRF की ग्रिपिंग आपको कैसी लगी अभी तक? मुझे MRF की ग्रिपिंग इस सेगमेंट के और इस पावर के हिसाब से बाइक के हिसाब से अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसको लीन भी किया है राइड्स पे, तो ऐसा नहीं है कि एक बारी भी इसमें मेरे को ऐसा लगा हो कि नहीं इससे ज़्यादा लीन करूँगा तो ये स्लिप हो सकती है या फिर कुछ भी। हर एक स्पीड में, हर एक कॉर्नरिंग पे इसकी ग्रिप्स मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। लाइक रेन वगैरह में भी अभी तक आपको सही लगा इस चीज़ का? हाँ, बारिश में भी चलाई है मैंने, तो उसमें भी ये ग्रिप अच्छा, ऑफ कोर्स उसमें उसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी सिस्टम काम करता है, तो उन सब का कॉम्बिनेशन मिला के टायर के ग्रिप के साथ भी अच्छा ग्रिपिंग है इसका। करेक्ट। सो 155 सीसी सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी ये बाइक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर लाया करती है, जो कि प्रोड्यूस करता है 18 BHPs एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क समवेयर, राइट। सो 150 सीसी के हिसाब से इसकी जो पावर फिगर्स है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल, क्योंकि कम्यूटर मोटरसाइकिल में आपको 13-14 BHP मिलती है। सो ये एक बेसिक आपका रीज़न भी होगा कि जब आपने ये बाइक को चूज़ किया तो आपको पावर फिगर्स काफ़ी अच्छी पावर फिगर इसकी काफ़ी अच्छी है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया 150 सीसी सेगमेंट के अंदर ये मोटरसाइकिल है, काफ़ी पावरफुल है, तो आपको इसका रिफाइनमेंट वगैरह और कोई फ्लॉज ऐसे लगे जो कि अभी भी इस इंजन के अंदर है, जो आपको फील हुआ हो पर्सनली? जितना मैंने चलाया मेरे हिसाब से तो मेरे को इंजन बहुत अच्छा लगता है इसका, बहुत रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है। ऑफ कोर्स यामाहा है तो हम रिलाई कर सकते हैं उस पर, करेक्ट है ना। टॉप एंड ले लो, मिड ले लो, बहुत प्यारा है। इनिशियल थोड़ा सा इसका इनिशियल है, कम है, लेकिन तो मिड और टॉप में सीसी के हिसाब से, पावर के हिसाब से इनिशियल हल्का सा आपको स्लो लगेगा, बट मिड जैसे ही इसका आफ्टर 7500 RPM VVA किक करता है। एंड जो बेस्ट पार्ट है इसका रेवोल्यूमीटर के बारे में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये पूरा एंड तक जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 तक ये जाता है। उसके बाद ये कट नहीं मारता बीच में, बिल्कुल लैग नहीं है पूरे रेव में। इंजन फुल अपने थ्रॉटल पे जैसी VVA किक करता है, फुल रिस्पॉन्स देता है बिना किसी लैग के, और उसमें भी गियर शिफ्टिंग आप किसी भी स्पीड पे करना चाहोगे
बिल्कुल इसमें लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन में। सो इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है। और क्या इसमें क्विक शिफ्टर अभी इंस्टॉल्ड है या फिर ये स्टॉक है? ये स्टॉक है, इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है, बट मैंने मेरे फ्रेंड की क्विक शिफ्टर वाली चलाई है, तो मैं बहुत जल्दी इसमें भी क्विक शिफ्टर इंस्टॉल करवाऊंगा। राइट, क्विक शिफ्टर वाली हमने चलाई थी, तो उसमें मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था कि विदाउट क्लच और एफर्टलेस हो जाती है शिफ्टिंग बेसिकली। तो जैसा कि क्विक शिफ्टर की हम बात कर रहे हैं, तो क्विक शिफ्टर में ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि सुपर बाइक्स में बेसिकली या स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में यूज़ होता है। तो यामाहा ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है कि R15 के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हमें दिए जो कि स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट के हैं, और वो चीज़ एक नॉर्मल पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल जनरली बाइक्स 150 सेगमेंट में नहीं आता, और ये आई गेस ओनली एक लौती मोटरसाइकिल है जिसके अंदर ये फीचर है, राइट। सो उसी के साथ क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन है, वो M में आता है, अगर आप लेकिन एंड प्लस जो इसका ब्लू कलर वेरिएंट है उसमें भी आपको मिल जाता है। Okay. बाकी जो इसके दूसरे वेरिएंट है उसमें आप ऑप्शनल है लगा सकते हैं हम उस पर। तो जहाँ तक ये बाइक मैं देख रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई भी विजुअली कोई भी अभी तक आपने कोई मोड्स कराए या फिर मैकेनिकली कोई मोड्स अभी तक करवाए हैं? नहीं, अभी तक ये बाइक पूरी स्टॉक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इसको ज़्यादा रन किया नहीं है और अभी तो ये 1 साल भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कुछ टाइम तक इसको स्टॉक रखूँगा और उसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस मैं करवाऊँगा। तो चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आप कंसीडर कर रहे हैं? चेंजेस में इंजन रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतना पावर इसके लिए इनफ है। ओके। एंड कुछ लोग जैसे कि मेरे को बोल रहे हैं कि एग्जॉस्ट चेंज करवाने के लिए, बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें एग्जॉस्ट चेंज करवाने से कोई फायदा है। वो वाला जो साउंड हम चाहते हैं ना स्पोर्ट्स बाइक वाला, वो वैसे नहीं निकल के सिंगल सिलेंडर में नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं इसमें बेसिकली सारे बॉडी से रिलेटेड ही विजुअल चेंजेस करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल इसका जैसे वाइजर है तो मैं इसको चेंज करवाऊंगा। टेल को मैं सोच रहा हूँ कि इसमें टेल टाइड लगाऊँ, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स बाइक जिसमें टेल टाइड ही नहीं हो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, तो मैं यही कस्टम चेंजेस ही सोच रहा हूँ। राइट, फिर टेल टाइडी के साथ अपना टायर हगर को भी हटाना, बिल्कुल, तो और ज़्यादा टायर रिवील होगा और ज़्यादा स्पोर्टी लुक इसकी आएगी। सो हाँ, ये कुछ स्पोर्ट्स मतलब जब आपके पास ऐसी बाइक होती है तो आप ऑब्वियसली ऐसा चाहते हो कि लोग उसे अटेंशन दें, एंड दीज आर स्मॉल चेंजेस जिससे कि आपकी जो R15 है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग बन जाती है। कुछ लोग तो रैप भी करवाते हो, ऑल्दो काफ़ी सारी हमने इमेजेस वगैरह फोटोज़ वगैरह देखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक इसका कितनी कैप है? 11 लीटर का 11 लीटर का फ्यूल टैंक। सो आपको क्या माइलेज वगैरह क्या रिटर्न होती है? माइलेज अगर देखा जाए तो मेरे को ये अभी करंटली 40+ की एवरेज देती है इन द सिटी। मैंने इसका फ्यूल टैंक आई थिंक 1.5 वीक पहले ही फुल करवाया था, एंड मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्ग भी जाता हूँ, शॉर्ट भी जाता हूँ, अभी तक इसका हाफ टैंक भी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, सो लाइक ये आपका है सिटी का, तो हाईवे पे जब आप गए थे तो आपको और ज़्यादा 45+ तो 45+ बहुत आराम से लेती है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक मतलब 150cc सेगमेंट, परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल प्लस माइलेज। आप इसे जितना मर्जी रेफ करो, जितना हार्ड आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन 150 सेगमेंट आपका कितना ही पेट्रोल कंज्यूम करेगी, राइट। और उसी के बाद आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिटर्न हो जाती है। दी ओनली रीज़न वाई जो बंदे स्पोर्ट्स सेगमेंट या फिर मतलब इस सेगमेंट में रहना चाहते हैं और बहुत ही लाइक कन्वीनियंट मोटरसाइकिल और जिसमें उनका पैसा बचे बेसिकली, सो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन उनके पास आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलर रनिंग, जिसमें आपको पेट्रोल वगैरह की फ्यूलिंग करवानी पड़ती है। उसके अलावा जब आपने ये बाइक ख़रीदी थी तो इसका क्या कॉस्ट वगैरह था? मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 2.8 लाख के अराउंड। ओके, विदाउट एनी कस्टम चेंजेस, मतलब विदाउट एनी एक्सेसरीज वगैरह, राइट। हाँ, उसके हिसाब से। ओके, तो इसमें आपने कंपनी के भी कोई भी अभी तक एक्सेसरीज वगैरह इंस्टॉल नहीं करा है? ओके, सो 2.8 लाख। आपको लगता है कि बाइक अभी भी उस वाले सेगमेंट की है, वैल्यू फॉर मनी वाले सेगमेंट में है अब, एटलीस्ट अब, बिकॉज ये एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इनिशियली इसका टैग था ये कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट अब 2 लाख प्लस हो गई है 150cc सेगमेंट। तो क्या आपको लगता है ये चीज़ वैल्यू फॉर मनी है ये मोटरसाइकिल अभी भी? वेल, ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली देखूँ तो जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है एंड जो इसकी पावर फिगर्स है, मतलब हर चीज़ को देखते हुए लुक्स, पावर फिगर और इसमें क्या क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख तक होती तो बहुत अच्छा होता, बट आई थिंक 8,000 इट्स नॉट दैट मच बिग ऑफ अमाउंट। सो बेसिकली हम 2 लाख के अंदर तक अगर ये मोटरसाइकिल होती तो वैल्यू ये बहुत अच्छी, मतलब कि थोड़ा और पसंद आती। बट अगर हम इसका जैसे कि इस वेरिएंट का जो 2.8 तक का है, तो अगर 2 लाख से 8,000 रुपये ऊपर जा रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें, एंड इनफैक्ट लेकिन जो M वेरिएंट है वो तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है, राइट।
तो क्या वो आपको आपने वो क्यों नहीं चूज़ करा और ये क्यों चूज़ करा? उसका 2 रीजंस थे, क्योंकि वो ऑन रोड जा रही थी अप्रॉक्सीमेटली 216-220 की रेंज में। ओके, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, उसमें जो कॉस्मेटिक चेंज था वो क्विक शिफ्टर प्री इंस्टॉल था। अगर मैं इसको बाहर वापस से भी लगाता हूँ तो क्विक शिफ्टर आई गेस अप्रॉक्सीमेटली आपको कंपनी 7000 के आसपास मिल जाएगा, विच इज़ स्टिल लेस कॉस्टली जो मैं अगर सीधा परचेज करता हूँ। Correct. एंड सेकंड थिंग, मेरे को जो कलर है, ऑफ कोर्स एवरी कार एवरी बाइक लुक्स बेस्ट इन ब्लैक, क्लास। तो एम वेरिएंट में ब्लैक कलर जो था वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, वो मॉन्स्टर एनर्जी का था, Monster बट मेरे को वो Energy का। स्टिकरिंग नहीं चाहिए थी। ओके, तो plain black। हाँ, प्लेन ब्लैक। तो मैं इसीलिए इस पे गया। एम पे अभी तक सिल्वर कलर और मॉन्स्टर एनर्जी का कलर जो भी लॉन्च हुआ है वो अवेलेबल है, और प्राइसिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ऑल्दो डिज़ाइनिंग में हल्का सा चेंज है उसका आगे फेयरिंग में। बट कहीं ना कहीं अब जैसे ये ओनर्स रिव्यू है तो इन्होंने ये बताया कि जो चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट थी वो इन्हें पूरी मिली, और उसके कंपैरिजन में इनको ये चीज़ वैल्यू फॉर मनी लग रही है। इनफैक्ट एम जो है वो थोड़ी सी अभी भी कॉस्टली है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाइक अगर 2 लाख के अंडर होती तो और ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट ये कर सकती थी, राइट? तो KTM को कहीं ना कहीं और ज़्यादा टक्कर दे सकती थी, बिल्कुल दे सकती थी, राइट? क्योंकि KTM आई गेस 200 जो है वो अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है इससे ऊपर, थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो लोग अल्टीमेटली इस पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन देन आपका वो पावर और CC भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। बट अपने सेगमेंट में ये बाइक बेस्ट इन क्लास है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस प्राइसिंग पे अगर यामाहा थोड़ा सा ध्यान दे तो ये और ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। सो कंपनी की तरफ से इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ वगैरह ऑफ़र की जा रही है? एक्सेसरीज़ में अगर देखा जाए तो आपका क्विक शिफ्टर है, फिर आपके LED टेल इंडिकेटर्स, LED लाइट्स हैं, आपका फ्रेम स्लाइडर्स हैं, ओके, एंड आपका टैंक पैड्स हैं। तो फ्रेम स्लाइडर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं करे मोटरसाइकिल में, जो कि पहली प्रेफरेंस होती है कि अगर क्रैश वगैरह हो तो वो बचा लेंगे, तो कंपनी से आपने क्यों नहीं लगवाया? कंपनी के मैंने एक बार ही देखे थे, पर जब मैंने वो फ्रेम स्लाइडर बॉडी के इतने क्लोज हैं कि वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, तो अगर वो ये बाइक कभी क्रैश होती तो वो फ्रेम स्लाइडर किसी तो काम नहीं बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सीधा, क्योंकि जो आपका ये हैंडल बार जितना बाइक से बाहर है, फ्रेम स्लाइडर इस हैंडल बार के भी अंदर है। अच्छा, हाँ, तो अगर ये कभी गिरेगी उस कंपनी फिटेड फ्रेम स्लाइडर पे तो फ्रेम स्लाइडर प्रोटेक्ट नहीं ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर, क्योंकि फ्रेम स्लाइडर थोड़े से आपकी पूरी बॉडी से बाहर होने चाहिए। करेक्ट, राइट, वो तभी उनका यूज़ प्रॉपरली होता है। तो कंपनी के जो मैंने इस पे लगवाए थे चेक करने के लिए, पर वो इसके हैंडल बार से भी अंदर है, तो अगर ये गिरेगी तो सीधा इम्पैक्ट इसके फेंडर पे और हैंडल पे तो आएगा, तो इसलिए कंपनी से कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट, ये चीज़ एक नोट करने वाली है, क्योंकि कंपनी को भी इस चीज़ पे होपफुली शायद ध्यान दे नेक्स्ट टाइम। जो कंपनी इसमें LED ऑप्शन देती है इंडिकेटर्स का, ठीक है, आई थिंक कि वो चीज़ कंपनी से अगर आप लगाओगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। यही चीज़ अगर हम आफ्टर मार्केट हम लेते हैं तो हमको वो LED सेट जो है वो हल्का सा चीप कॉस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट स्पेंडिंग 2.8 लाख, ये हम कंसिडर 2.08 लाख एक्चुअली, तो ये हमें यामाहा को कंसिडर करना चाहिए कि वो LED इंडिकेटर्स तो दे एटलीस्ट, बिकॉज इतना प्रीमियम सेगमेंट, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑड वन आउट आ जाता है, एकदम थोड़ा सा बाइक से हट के लगता है कि ये प्रीमियम चीज़ नहीं है। वो हल्का सा कहीं ना कहीं आपको लुक्स पे एग्जैक्ट पे वो यहाँ पे इफेक्ट देता है कि इसमें LED के टर्न इंडिकेटर्स अगर होते तो ये बाइक अपने में एक क्लास बन जाती। करेक्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फिर लुक हो सकता था, काफ़ी लुक एनहांस होता है। अगर आप देखेंगे KTM वगैरह में या फिर बजाज की बाइक्स में LED इंडिकेटर्स अब कंपनीज ऑप्ट कर रही है जस्ट टू एनहांस द लुक एंड गिव द प्रीमियमनेस टू द बाइक, राइट? दीज थिंग्स अट्रैक्ट पीपल मोर, राइट, क्योंकि नॉर्मल बंदा यही देखता है कि मतलब मेरे को क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है, और स्पेशली सबसे पहले बाइक आपको विजुअली अपील करती है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर ध्यान दे दी जाए तो एज आई सेड कि और ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉम्पोनेंट दैट कैन बी चेंज। तो रेयर व्यू मिरर्स की अगर बात की जाए तो रेयर व्यू मिरर्स की आपको विजिबिलिटी वगैरह, ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह, मतलब कैसा है इसका वो है? मेरे को ये डिसेंट लगे, मैं इतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिखता है या फिर बहुत कम दिखता है, डिसेंट है। ओके, एटलीस्ट अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशंस बाइक्स में हैं, बट उसका इफेक्ट आपके हैंडल बार और मिरर्स पे नहीं आता है। मिरर्स पे उतना ज़्यादा नहीं आता। इवन हाई रेप्स पे भी वाइब्रेशंस इतनी इम्पैक्ट नहीं करती हैं आपको। ओके, सो मतलब स्टडी रहते हैं ये, और आप पीछे देख सकते हैं उससे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द बैक, द मेन पार्ट फॉर द R15, दिस सीट, द पिलियन सीट, राइट? सो कोई फैमिली मेम्बर बैठा अभी तक फैमिली में से सिर्फ मेरी सिस्टर बैठी हैं इस पे। ओके, हाँ, और तो क्या रिव्यू था उनका रिव्यू ये था कि
कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन B2 से अगर हम कंपेयर करें तो ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है उस वाले मॉडल के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी सीट उसके कंपैरेटिवली नीचे है ये, उसके कंपैरेटिवली नीचे भी है और थोड़ी स्ट्रेट है, लीन फॉरवर्ड नहीं है तो स्ट्रेट है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा अगर जैसे आपका फैमिली में थोड़ा यंग हो, ऑफ कोर्स नॉट ओल्ड मॉम एंड डैड, बट हाँ अगर आपका थोड़ी सिबलिंग थोड़ा सा यंग हो तो ही और शी कैन सिट कंफर्टेबली। राइट। सो ग्रैब रेल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे इस बाइक के अंदर, करेक्ट? सो द नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी दिस। यस, इसमें ग्रैब रेल्स ऑफर, मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई ग्रैब रेल्स है। दीज पार्ट्स जो कंपनी क्लेम करती है कि ये एरोडायनेमिक के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर ऑफ कोर्स कोई पीछे बैठेगा तो सबसे पहले वो इसी को पकड़ेगा। तो ये पार्ट वैसे, क्योंकि अब ऑफ कोर्स जैसे फाइबर पार्ट है ये, ठीक है, तो इस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी ने दे दिया तो ये टूट सकता है। तो बस यही इसका बैक सीट का ये इशू है कि इस पार्ट को हमें बहुत अगर ज़्यादा जोर से पकड़ा गया या फिर कुछ हुआ, इम्पैक्ट अगर पड़ा तो ये ऑफ कोर्स ये टूट सकता है। लेकिन ऑल्दो इतना ज़्यादा ये, मतलब जनरली अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा वीक नहीं है ये पार्ट कि बोले कि ये एकदम टूट जाएगा। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जब कोई बंदा बैठता है और क्या राइड चल रही हो उस वक्त, कैसे उसने क्या इमरजेंसी पड़ी है कि उसे एकदम से पकड़ना पड़ा, तो अगर ये टूट गया तो ये पार्ट साथ नहीं देगा। ऑफ कोर्स अगर कोई सॉफ्टली इसको पकड़ रहा है जस्ट कि अपनी बॉडी को बैलेंस कर ले तो उसके लिए कंफर्ट है, उसके लिए पार्ट ठीक है। राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग additional you want to say about this motorcycle? एडिशनल तो मैं देखा जाए तो इस बाइक के हिसाब से और इसमें कोई कस्टम चेंज या फिर कोई पावर फिगर में चेंज, ऐसा तो मैं सोचता हूँ कि इट इज़ अ परफेक्ट मशीन जो हमें यहाँ मिल रही है, क्योंकि 150 सेगमेंट में हमें इतनी सारी चीज़ें ऑफर करी गई हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिकली, इंजन वाइज, स्पेक्स वाइज, लुक वाइज ऑफ कोर्स द बेस्ट लुकिंग बाइक अगर मैं कहूँगा यामाहा R15। इसके टक्कर में तो कोई भी फेंडर इस सेगमेंट में 150 में तो कोई है ही नहीं। करेक्ट। तो ऐसा ऑफ कोर्स थोड़ा सा बस ये है कि अगर कंपनी इसमें LED प्रोवाइड करे, आगे थोड़े बहुत चेंजेस अगर और करे तो, ऑल्दो प्रीवियस जनरेशन जो था वो 1 या 1.5 bhp मोर था, जो कि BS6 में उसको रिड्यूस करा गया है, एंड वर्जन 3 जो था वो इससे थोड़ा सा पावरफुल है, थोड़ा सा। बट होपफुली बिकॉज जस्ट टू मेंटेन दैट BS6 नॉर्म्स, कंपनीज ने इसको थोड़ा और ज़्यादा रिफाइन करके और इसके पावर फिगर थोड़े से गिराया जस्ट टू एडजस्ट इन दोज नॉर्म्स, राइट? सो इन फ्यूचर मे बी वी एक्सपेक्ट अ बेटर इंजन विद अ बेटर पावर फिगर, बेसिकली नॉट अ बेटर इंजन, इट इज़ ऑलरेडी अ बेटर इंजन। सो पावर फिगर्स हम होपफुली वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। सो थैंक यू इनोस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू एंड ग्लैड यू अपीयर्ड ऑन आवर चैनल, एंड वी होप कि आगे भी बाइक बहुत अच्छी चले, एंड होपफुली अगर आपका इसके साथ और कोई एक्सपीरियंस हुआ तो वी विल डेफिनेटली शूट दैट वीडियो एज वेल, राइट? सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एंजॉयड इट अ लॉट। Thank you so much. So guys, this was a detailed ownership review about the Yamaha R15 version 4. Hope you like the video. Do not forget to like, subscribe and share. Please press the bell icon as well for the further notification of the motorcycles.